हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज पराशर दाब के आधार पर विलयन को तीन नाम देने वाले हैं। अल्प पराशर, अति पराशर और सम पराशर विलयन। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। तो चलिए, इसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आप आरओ बोलते हो हिंदी में, विपरीत पराशर, और साथ ही साथ वान ठप कारक, वान ठप फैक्टर आई की बात करेंगे, उसको डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। तो इन तीन टॉपिक को इस वीडियो में पूरा करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पराशर दाब को मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, उसी को आगे लेकर बात करने जा रहे हैं कि किसको आप सम पराशरी विलयन बोलोगे, किसको अति, किसको अल्प। ठीक है, तो मैं 2 बिलियन ले रहा हूँ। ठीक है, 2 बिलियन, और दोनों बिलियनों को जोड़ दे रहा हूँ किससे, एसपीएम से। क्या है, एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये दोनों बिलियनों में एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा दूं कि मान लीजिए दोनों बिलियनों में एक तरफ 1 लीटर, क्या है, 1 लीटर पानी है और उसमें घुला हुआ है 1 मोल। हम 1 मोल की बात करें, 1 मोल क्या है, चीनी है। क्या घुला हुआ है, चीनी है। और इधर उतना ही है, 1 लीटर पानी है और इसमें घुला है 1 मोल यूरिया। क्या घुला है, यूरिया। ठीक है, यानी यहाँ पर पानी की मात्रा समान है, लेकिन विलेय की मात्रा क्या है, बराबर है। विलेय की मात्रा भी बराबर, पानी की मात्रा भी बराबर, बस पदार्थ अलग अलग है। एक तरफ चीनी है, एक तरफ यूरिया है। तो आप क्या आशा करते हैं कि दोनों का पराशर दाब अलग अलग होगा कि समान होगा? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, अभी हम आंसर आपको देंगे। आपके अनुसार फिट होता है कि नहीं होता है, ये आपको चेक करना है। देखिए, पराशर दाब आपने पढ़ा होगा कि एक अणु संख्या गुणधर्म है। ये मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, यानी एक तरह से विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करने वाला है। तो मोल बराबर, तो पराशर दाब क्या होगा, इन दोनों का बराबर होगा। क्लियर है ना? क्योंकि अणु संख्या गुणधर्म का मतलब है कि उसके नंबर पर डिपेंड करता है, क्या घुला है, उसके प्रकृति पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो ये चीनी है, ये यूरिया है, उससे क्या मतलब है, हमें क्या कि कितना घुला है, इससे मतलब है। तो दोनों ही क्या है, जो विलेय है जल में वियोजित नहीं होते, यानी ये जितना मोल घुलेंगे उतना ही मोल विलयन में रहेगा। तो ये इनका पराशर दाब क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसे विलयन, कैसे विलयन जी, ऐसे विलयन जिनके पराशर दाब समान या बराबर होते हैं, समान या बराबर होते हैं, उसे या उन्हें, उसे क्या कहेंगे, सम पराशरी विलयन। क्या कहेंगे, सम पराशरी विलयन। ठीक है, सम पराशरी विलयन, इसी को इसके टर्म में क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक। अब मान लेते हैं कि ये 1 मोल की जगह पर ये, इसमें हम आधा मोल घोल देते यूरिया। कितना मोल, आधा मोल यूरिया इधर घोल देते। इधर 1 मोल चीनी है। तो इसका किसका पराशर दाब अधिक होगा? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि एक तरफ क्या है, देखिए 2 विलयनों को किससे अलग किया गया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। इधर चीनी था, इधर यूरिया था, दोनों की मोल बराबर था। अमाउंट मैं नहीं कर रहा हूँ, मोल में मोलर मास के बराबर होगा। 1 मोल का मतलब इसमें 1 मोल में कितने कितने ग्राम चीनी हो जाएगा, 342 ग्राम। और इधर यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना है, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। चीनी का तो पता ही है, C12H22O11। इसका निकालेंगे तो कि 342 ग्राम आएगा। इसका 14 दूना 2 नाइट्रोजन है ना, 14 दूना 28 नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन 2 है ना,
और हाइड्रोजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो 1 गुणे 4, और कार्बन है 1 12, और ऑक्सीजन है 1 16, ठीक है, 1 गुणे 12 16, तो टोटल कितना हो गया 8 4 12, 8 4 12 2 14, 14 6 20 का 0 हासिल गया 2 2 3 4 4 2 6 60, ठीक है। यूरिया का जो मोलर मास है 60, तो ये कितना ग्राम भाई है 60 ग्राम था, कितना ग्राम 60 ग्राम। देखिए मात्रा क्या है असमान है, लेकिन हमने क्या लिया है नंबर, न कि मात्रा। हालांकि मात्रा निर्भर कर रहा है, तो 1 मोल हमने चीनी लिया था, इधर हमने क्या लिया था 1 मोल लिया था, दोनों का मोलरता समान होगा, इसलिए मोलरता समान होगा तो उनका पराशर दाब भी समान होगा, पराशर दाब समान होगा तो ये दोनों विलीन क्या कहलाए थे समपराश्रयी। लेकिन मैं यहाँ पर आधा मोल यानी इसको 30 ग्राम ले रहा हूँ, कितना ग्राम 30 ग्राम यानी आधा मोल। तो अब ये क्या हो जाएगा, इधर गाढ़ा इधर कम है, इधर 1 मोल है इधर आधा मोल है, तो ये अधिक सांद्र होगा, तो इसका पराशर दाब क्या होगा, इसका पराशर दाब इस विलेन का, विलेन नंबर मान लीजिए 2 वाला है, इधर 1 वाला है, ठीक है। तो जो इधर बराबर था एक कंडीशन कि समपराश्रयी विलयन में क्या होता है पराशर दाब दोनों का बराबर था, लेकिन दूसरा कंडीशन कि जब इस विलयन का पराशर दाब क्या कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा है, तो इसका ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा है उसको अति, इसको क्या बोलेंगे अति पराशरी विलयन, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे फिर अल्प पराशरी विलयन, अल्प पराशरी विलयन, यानी इसको केमिस्ट्री की भाषा बोलें क्या बोल सकते हैं हाइपरटॉनिक, क्या हाइपरटॉनिक, इसको हाइपोटॉनिक, हाइपोटॉनिक, ठीक है। हमने सांद्रता बदल दिया तो पराशर दाब बदल जाएगा, जिसका सांद्रता अधिक रहेगा उसका पराशर दाब अधिक रहेगा, तो अधिक वाले को अति और कम वाले को अल्प, इंग्लिश टर्म हाइपरटॉनिक, इसको कहेंगे हाइपोटॉनिक, ठीक है ना, बात समझ में आ गया होगा। तो हम समराइज कर दे सकते हैं क्या कि 2 विलयन जिनके पराशर दाब क्या हो बराबर हो तो उसको आइसोटॉनिक क्या बोलेंगे आइसोटॉनिक, और यदि 2 विलयनों में जिसका पराशर दाब ज़्यादा हो, तो 2 वाले का यहाँ पर ज़्यादा है तो ये हाइपर है, और ये है हाइपो, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब अधिक, तो इसको अति, इसको अल्प पराशरयी विलयन कहते हैं। क्लियर है, तीनों क्लियर हो गए। इसका एग्जाम्पल आपके हमारे ब्लड में जो नमक का घोल का प्रतिशत होता है भार बटे आयतन, फिर से सुन लीजिए, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड रक्त प्लाज्मा में जो नमक NaCl का जो सांद्रता का भार के अनुसार, भार और आयतन के यानी W/V के अनुसार जो प्रतिशत होता है वो क्या होता है, अब उसको किस में रखा जाएगा, कम सांद्रता वाले के अधिक सांद्रता वाले में क्या फ़र्क पड़ता है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो उसको समझ लीजिए। चलिए उसको समझ लीजिए कि जब नमक NaCl का प्रतिशत जो अपने ब्लड प्लाज्मा में है वो कितना होता है, अब उसको किस विलयन में रखा जाएगा। देखिए ये मान लीजिए हमारा क्या है RBC है, RBC यस रेड ब्लड कॉर्पस्कल, तो इसमें जो हम केवल प्लाज्मा में घुला हुआ नमक है क्या है NaCl, उसका जो सांद्रता होती है वो भार बटे आयतन के अनुसार, यानी W/V परसेंटेज के आधार पर बात किया जा रहा है, कितना है होता है 0.9%, ठीक है ना 0.9%, यानी कह सकते हैं कि 100 ml विलयन है तो उसमें 0.9 ग्राम NaCl है, यही ना इसका मतलब हुआ। 100 ml टोटल विलयन यदि है तो उसमें कितना ग्राम NaCl है 0.9%। अच्छा यहाँ चमक रहा है तो मैं यहाँ इसको बदल दे रहा हूँ, ये NaCl है, इसमें क्या है NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका प्रतिशत कितना है ब्लड में 0.9% भार और आयतन के अनुसार, ठीक है ना। अब इस RBC को रेड ब्लड सेल्स को 2 तरह के विलयन में रखा जा सकता है,
या हम बात करें कि हमारे जो पानी की कमी हो जाती है, ड्रिप चढ़ाया जाता है उस बॉटल में, जो NaCl का जो घोल होता है वो कितना होना चाहिए, ये इसका मतलब है। तो ये प्रतिशत इतना यदि है तो जो घोल है, यदि ये जो नमक का घोल है अलग से, यदि उसका भी प्रतिशत कितना हो जाए 0.9% वाला, तो जो RBC इसमें रखेंगे, RBCs रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसके अंदर भी प्रतिशत कितना है, नमक का घोल है 0.9% है। तो जब मात्रा बराबर है तो इसका पराशर दाब इसके पराशर दाब का क्या है, ठीक बराबर है। तो ये क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब पराशर दाब बराबर है, तो पानी अंदर जाएगा न पानी बाहर आएगा, यानी ये क्रिया नहीं होगी, तो ज्यों का त्यों RBC रहेगा। लेकिन यहाँ दूसरा कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है कि कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए जो मैंने बोला अभी, बॉटल जो चढ़ाया जाएगा, यदि नमक का घोल वाला है, पानी में NaCl वाला जो बॉटल है, ग्लूकोज वाला बॉटल की बात नहीं कर रहा हूँ, दवा वाली बात की नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सलाइन वाटर, ठीक है, जो बॉटल सामान्य होगा उसको चढ़ाया जाता है, ताकि हमारे ब्लड का जो परसेंटेज है उतना ही परसेंटेज वाला बॉटल का सांद्रता होनी चाहिए, तभी तो वो हमारे लिए बराबर यानी संतुलित रहेगा। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन दो तरह से हो सकता है, दूसरे में दो तरह से हो सकता है। पहला कि यदि जो नमक का घोल है वो 0.9 से क्या हो, ज़्यादा हो, यानी इसका घोल मान लीजिए सपोज दैट जो सांद्रता है उसका है 1% हो गया, मान लीजिए 1 ग्राम हो गया, 0.9 ग्राम से क्या हो गया 1 ग्राम, 1% वाला है। और जो RBC है, RBC का आपका कितना है 0.9 है, तो इसका पराशर दाब क्या है, कम है मान लीजिए, और इसका पराशर दाब क्या है, ज़्यादा है, मान लीजिए 1 और 2। तो इसका पराशर दाब, विलयन का जो पराशर दाब है जो रखा गया है, जो विलयन का पराशर दाब पाई है वो ज़्यादा है, किससे, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स से क्या है, ज़्यादा है पराशर दाब, इसका पराशर दाब से इसका पराशर दाब ज़्यादा है, क्योंकि सांद्रता अधिक है। सांद्रता अधिक है तो पानी किधर आने लगेगा, कम से अधिक की ओर, यानी ये सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। RBC क्या हो जाएगा, ये जो RBC है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, क्योंकि पानी क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि पराशर क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं, तो इसका सांद्रता गाढ़ा है, ये कम है, तो पानी RBC से निकल जाएगा, तो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स सिकुड़ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन यदि ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, ऐसा, यहाँ पर हम जो विलयन लिए हैं नमक का घोल, वो मान लीजिए 0.8 है प्रतिशत, कितना है 0.8 है, या 7 ले लीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा कम ले लीजिए ताकि समझ में आए। और RBC का जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा वही रहेगा, 0.9 रहेगा। तो अब हमने RBC को किस में रखा है, कम गाढ़ा वाले में, मतलब इसकी सांद्रता कम है। तो विलयन की जो सांद्रता है, विलयन की जो सांद्रता कितनी है, पाई जो है, इसका पराशर दाब क्या है, कम है, किसकी तुलना में, RBC के पराशर दाब की तुलना में कम है, क्योंकि इसका कितना है 0.7 है, इसका कितना है 0.9 है। ठीक है। तो 7 वाला कम है, तो अब क्या होगा, 7 वाला कम है तो हम जानते हैं कि विलायक सेल की ओर जाने लगेगा, यानी अंदर जाने लगेगा सेल में, ब्लड सेल में, कोशिका में। तो कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी और ब्रस्ट भी हो सकती है। ठीक है। सेल में पानी जाने का कारण क्या है कि इसका पराशर दाब ज़्यादा है। तो आप जानते हैं कि विलायक के कण हमेशा किधर से किधर जाते, विलायक के अणु किधर से किधर जाते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। तो पानी अंदर जाएगा, ये फूल जाएगी, यहाँ पर सेल से पानी बाहर आने लगा, क्योंकि RBC का सांद्रता कम है, और यहाँ पर दोनों सांद्रता बराबर है, तो पानी किधर भी नहीं जाएगा, कोई किधर भी नहीं जाएगा, यानी पराशर दाब क्या है, यहाँ पर बराबर था। यहाँ पर पराशर दाब जो बाहरी विलयन है उसका ज़्यादा है, तो सेल से बाहर आने लगेगा। और यहाँ तीसरे कंडीशन में सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी सेल में जाने लगेगा।
तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, आरबीसी को ये अल्प पराशर यानी क्या है, हाइपोटोनिक है। क्या है, हाइपोटोनिक अल्प पराशर विलयन कहलाएगा, ये हाइपर कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है, हाइपरटोनिक यानी अति पराशर विलयन। और यहाँ पर क्या है, आरबीसी कहलाएगा हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक क्योंकि ज़्यादा है, और ये कहलाएगा हाइपोटोनिक। ठीक है, मतलब हम तुलना करें अपने दैनिक कार्यों में, अपने दैनिक महत्व के लिए कितना उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। किसका, आरओ मशीन, जो आप पढ़ते हैं, जो आरओ मशीन की डिमांड करते हैं कि आरओ वाला पानी है, तो उसका कहीं न कहीं क्या है, पराशर दाब का ही एप्लीकेशन है। तो समझिए इसको। तो मान लीजिए आपने ऐसे कुछ सिस्टम लगाया है, कैसा सिस्टम लगाया है, काल्पनिक बना रहा हूँ इसको, ठीक है। ये मान लीजिए हमने ये क्या ले लिया है, समुद्री जल है, समुद्री जल है यानी जिसमें बहुत ज़्यादा नमक है तो पी नहीं सकते। ये क्या है, सिर्फ पानी है या जल है, शुद्ध जल है, या ऐसे हमने अरेंज किया कि समुद्री जल है। तो समुद्री जल में क्या है, ये विलयन है यानी नमक घुला है, इसमें क्या घुला है, नमक घुला है बहुत ज़्यादा कि हम पी नहीं सकते। ये क्या है, शुद्ध पानी है। क्या है, शुद्ध पानी। इसके बीच में क्या लगा दिया गया है, SPM, क्या लगा दिया गया, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम झिल्ली। ठीक, क्या होगा, इधर पराशर दाब, यदि सब पर, इस पर क्या है, इधर पराशर दाब क्या होगा, अधिक होगा, विलायक इधर है, इधर विलयन है, इधर क्या है, पराशर दाब है। ठीक है, तो पानी के कण यदि छोड़ दिया जाए तो विलायक से विलयन की ओर जाने लगते हैं। ऐसा होता है पराशर कि विलायक के कण विलयन की ओर क्या करते हैं, जाते हैं। तो यह घटना क्या कहलाता है, पराशर। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, रिवर्स, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको बोलते हैं विपरीत पराशर। ठीक है, जिसको शॉर्टकट क्या बोलेंगे, रिवर्स का आर, ऑस्मोसिस का और आरओ। ठीक है, इसी का यूज करते हैं ना आरओ पानी के लिए। तो क्या है ये, तो हम पराशर से, पराशर दाब की वजह से, पराशर दाब से अधिक दाब लगा दें। देखिए अभी ये क्या है, पराशर है, लेकिन मैं चाहता हूँ समुद्री जल में से नमक न जाए, पानी केवल आ जाए उसमें से। हम चाहते हैं कि शुद्ध पानी मिल जाए। तो समुद्री जल में बहुत सारा लवण घुला है, नमक घुला है, तो उसको हमें शुद्ध करने के लिए पानी को निकालना है। तो हम यहाँ पर प्रोसेस क्या करेंगे, विलयन की ओर, ये जो विलयन है ना, विलयन की ओर पराशर दाब से अधिक दाब लगा दें। जो दाब लगाने जा रहे हैं वो दाब क्या होगा, पराशर दाब से अधिक दाब लगा दें। तो ये जो पराशर क्रिया हो रही थी, अब पराशर क्रिया न होकर क्या होने लगेगा, पहले पराशर दाब लगाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि पराशर दाब क्या है, जो पराशर क्रिया को रोक दे। लेकिन उससे ज़्यादा दाब लगाएंगे तब क्या होगा, तो जो पराशर क्रिया हुई तो पहले बंद हुई, फिर बंद के बाद उल्टा होने लगेगा, यानी पराशर के विपरीत विलयन से जो पानी है यानी जल के अणु विलायक की ओर आने लगेंगे। तो ये पानी आने लगेगा तो पानी यहाँ से क्या होने लगेगा, निकलने लगेगा, निकलने लगेगा तो ये शुद्ध हो जाएगा। तो समुद्री जल में केवल पानी के अणु आएंगे, नमक के नहीं, क्योंकि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसका पहचान कर लेता है कि नमक आ रहे हो, नहीं ना ना ना, यहाँ नमक नहीं आना है, अलाउड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु ही क्या करने लगेंगे, जाने लगेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी अर्धपारगम झिल्ली से केवल विलायक के अणु आने लगेंगे, पानी शुद्ध हो जाएगा। तो क्या होगा, शुद्ध शोधन, पानी का शोधन, यानी हम उस पीने योग्य बन जाएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता क्या है, पराशर दाब से अधिक दाब लगाकर विलायक के अणुओं को अर्धपारगम झिल्ली से अलग करना। लिख सकते हैं क्या, पराशर दाब से अधिक दाब
लगाकर अर्धपारगम लगाकर विलायक के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग करना क्या कहलाता है? विपरीत पराक्षण। क्या कहलाता है? विपरीत पराक्षण कहलाता है। ठीक है, पराक्षण कहलाता है। पराक्षण दाब से अधिक दाब लगाकर विलायक अणुओं को अर्धपारगम झिल्ली से अलग करना विपरीत पराक्षण कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर समुद्री जल यानी विलयन है, यहाँ पर केवल पानी है, कुछ नहीं है। तो पराक्षण दाब लगाएंगे तो पराक्षण क्रिया रुकेगी। पराक्षण क्रिया से ज़्यादा दाब लगाएंगे तो ये क्या होने लगेगा? विलायक अणु इधर जाने लगेंगे, पराक्षण का विपरीत हो गया। इसी कारण से समुद्री जल को पीने योग्य जल में बदल सकते हैं। ये प्रोसेस हम आरओ मशीन में ही अपनाते हैं। अच्छा हाँ, जो एसपीएम होता है बहुत ज़्यादा इस पर दबाव पड़ेगा तो ये किस चीज़ का बना होगा कि जो दाब को सह लेगा? तो ये सेल्यूलोज एसीटेट से बना होता है, तभी ये ऐसा बर्दाश्त कर पाएगा दाब को, नहीं तो फट जाएगा ये। ठीक है ना। इसी तरह के और भी कुछ चीज़ों को बनाया जा सकता है जिससे कि ये मजबूत रहे, ये फटे ना। तो ये आप आरओ मशीन का क्रियाविधि या मैकेनिज्म समझ गए। इसके साथ साथ आप पराक्षण दाब, पराक्षण और विपरीत पराक्षण तीनों बात समझ गए होंगे। ठीक है, इस डायग्राम से। अब बात करते हैं वान ठप कारक की। तीसरा पॉइंट क्या है? वान ठप कारक। चलिए बात कर लेते हैं वान ठप कारक क्या हमारे लिए महत्व है। अभी जब जो अणु संख्या गुणधर्म पढ़े हैं उसका करेक्शन या संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो हम उदाहरण से चलते हैं। हमें पढ़ना क्या है? टॉपिक रहेगा वान ठप कारक। क्या पढ़ना है? वान हाफ कारक, जिसको हम किससे दिखाते हैं? आई से। ठीक है, वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर जिसको हम किससे दिखाते हैं? आई से। क्या है ये? क्यों जरूरत पड़ी? एक समझ लीजिए, ये हो गया है NaCl, नमक कितना मोल? 1 मोल। और पानी जो लिए हैं विलायक, ये विलायक में हमने क्या लिया है? पानी लिया है। कितना? 1 किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा 1 kg है। कितना है? 1 kg है। अब इसमें 1 kg में नमक घुला हुआ है और हमने मोल कितना लिया है NaCl का? 1 मोल NaCl लिया है। तो बिलियन में क्या होगा भाई? बिलियन में जब जाएगा तो बिलियन में जाने पर Na+ बनेगा और Cl- बनेगा, यही ना होगा। तो कुल मिलाकर मोल कितने हो जाएंगे? क्योंकि पराक्षण जो आप अणु संख्या गुणधर्म पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? ये पढ़े हैं कि कितना आयंस या कितने अणु हमारे विलयन में है। तो ये विलयन में जाने पर टूट गया है, NaCl क्या हो गया? टूट गया है। तो 1 मोल Na+, 1 मोल Cl-। तो टोटल मोल कितने हो गए आयनों के? 2 मोल। हमने घोला 1 मोल और विलयन में जाने पर क्या हो गया? 2 मोल। क्यों हो गया? क्योंकि अणु संख्या गुणधर्म ये बोलता है कि विलयन में विलय के संख्या पर, तो संख्या क्या हो गया? आयनिक यौगिक विलयन में जाने पर 2 मोल में टूट जा रहा है, या कोई ऐसा यौगिक हो जो 3 मोल में टूट जाए। सोडियम सल्फेट पूरी तरह से वियोजित होने के बाद ऐसा हो रहा है, ऐसा मानना है आपको कि पूरी तरह से वियोजित होता है, क्योंकि पेट्रोल विद्युत अपघट्य है, पूरी तरह से टूट जाएगा। तो जो आप कैलकुलेट करेंगे डेल्टा TF क्या होता है? KF इंटू मोललिटी, या डेल्टा TB = KB इंटू क्या? M। तो इसमें इसकी मोललता कितनी है भाई? मोललता M मतलब क्या होता है? N/W। तो मोल कितने हैं? 1 मोल। विलायक कितना है? 1 kg है। तो मोललिटी क्या होगी? 1।
तो इसमें रखेंगे और के एफ का मान निश्चित रहेगा। मान लीजिए कुछ है 0 पॉइंट कुछ है, निश्चित है जो भी है, तो एक्सपेक्टेशन यानी जो हमने घोला है 1 मोल, क्या विलयन में 1 मोल है, ठीक उसका क्या हो जा रहा है, दुगना मोल हो जा रहा है, क्योंकि एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन। तो ये कैलकुलेशन है ना, मोललिटी 1 है, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक प्रायोगिक क्या है, मोल कितने हो गए हैं 2 और विलायक 1 kg है, तो मोललिटी 2 हो गई ना। के एफ कुछ भी रहे, के एफ के बी के एफ कुछ भी रहे, लेकिन मोललिटी क्या हो जा रही है, मोलों पर निर्भर कर रहा है उसमें वियोजन के बाद। तो इसके मान जो डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी बी का मान क्या हो जाएगा, जस्ट डबल है NaCl के लिए, और यदि कुछ और होता तो कुछ उसी अनुपात में बढ़ता जितने नंबर आप आयन से रहते हैं उस विलयन में। तो प्रायोगिक मान अलग आ रहा है और कैलकुलेशन यानी जो गणनात्मक मान अलग आ रहा है। तो ये असमानता आ गई, तो इस असमानता को दूर करने के लिए वांठा फैक्टर की आवश्यकता पड़ी। फिर से समझिए, हमने विलयन में क्या घोला है 1 मोल, तो यहाँ क्या रखा है 1 मोल। मोललिटी में फाइंड करना है तो विलय के मोल, विलायक का भार, तो विलायक का भार 1 kg है, विलायक का भार 1 kg, इसमें भी है 1 kg, ठीक है, मात्रा तो सेम है। और विलयन में जब गया NaCl तो क्या हो गया, टूट गया Na प्लस 1 मोल और क्लोराइड आयन 1 मोल, तो टोटल मोल कितने हो गए 2, और हमने लिया कितना है 1। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1 मोल रखेंगे, लेकिन प्रायोगिक मान से कितना आ रहा है, ये प्रायोगिक है प्रयोग करने पर, ठीक है, तो 2 मोल हो गया। विलायक का भार, जो विलायक का भार 1 kg है, तो मोललिटी कितना हो गया, जस्ट डबल आ गया। यहाँ पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है मोललिटी, यहाँ कितना 2, तो प्रायोगिक मान क्या हो गया, बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि वियोजन हो रहा है। तो वियोजन और संयोजन होने पर, संगुणित होने या वियोजित होने पर जो अणुसंख्या गुणधर्म है, चाहे क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन, ये वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि के एफ के भी तो जो मान रहेगा मोललिटी के अनुपात पर डिपेंड कर, मोललिटी के मान पर निर्भर करेगा ना। मोललिटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना उसका मान ज़्यादा आएगा। तो गणनात्मक मान और प्रायोगिक मान में क्या आ गया, अंतर आ गया, 1 और 2 यहाँ रखेंगे तो जो रहेगा उससे अनुपात में बढ़ जाएगा। इसी असमानता को हटाने के लिए, विसंगति को हटाने के लिए वांठा फैक्टर की जरूरत पड़ी। तो कैसे हटाया जाए, कैसे किया जाएगा उसको समझिएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, वियोजन, तो कुछ संयोजित हो जाते होंगे। तो असामान्य अणुभार जानना है, असामान्यता क्यों आ रही है और असामान्य अणुभार क्या है, और उसके अणु संख्या गुणधर्म से क्या रिश्ता है, और उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए, ये बात को वांठा फैक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी अभी आप जाने हैं, अभी उसको वांठा फैक्टर कैसे निकालते हैं वो भी बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर समान फार्मूला आई को कैसे लिखते हैं, इस तरह से जानिए। ये होता है सामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी आई को निकालने का तरीका क्या है, मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है। ये तो भार के रूप में हो गया कि सामान्य बटे असामान्य, लेकिन ऐसी यदि हमें अणु संख्या गुणधर्म के रूप में देखना है तो यही चीज़ इसी के ठीक विपरीत, कि अणु संख्या गुणधर्म मोलर द्रव्यमान क्या होता है, उल्टा होता है, याद रखना है। क्योंकि आप अभी इसके पहले सामान्य जो भी अणु संख्या गुणधर्म पढ़े थे, चाहे क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, सब में आपने देखा कि मोलर द्रव्यमान लिगेटिव अणु संख्या गुणधर्म के विपरीत होता है। तो समान मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ पर लिखिए नीचे क्या हो जाएगा, और तो यहाँ पर जो प्रायोगिक होता है वो असमान हो जाता है। तो प्रायोगिक अणु संख्या गुणधर्म, प्रायोगिक अणु संख्या गुणधर्म, ये असामान्य वाला है प्रायोगिक, और जो असामान्य है वो प्रायोगिक, उसी को उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, गणनात्मक, कैलकुलेटेड अणु संख्या गुणधर्म। अब ये गुणधर्म में आपने पढ़ लिया है ना, चारों उसी की बात हो रही है, गुणधर्म, ठीक है। तो शॉर्टकट इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कैलकुलेट सामान्य को
कैलकुलेटेड अपॉन m ऑब्जर्व। ठीक है, ये क्या है, C फॉर कैलकुलेटेड, M फॉर मोलर मास, M फॉर मोलर मास, ये ऑब्जर्व, ऑब्जर्व वाला क्या है, असामान्य, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, ये I हो गया। अब I का मान कब घटेगा कब बढ़ेगा कैसे पता चलेगा? तो अभी आपने देखा कि NaCl क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो कुछ ऐसे होंगे जो संयोजित या संगुणित हो जाते हैं, उसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। फिर I का मान बताएंगे कि कब बढ़ता है कब घटता है। तो पहले जान लीजिए, फिर मैं उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो I का जो मान होगा 1 से अधिक होगा, कब, वियोजन के केस में, वियोजन के कंडीशन या वियोजन के समय, जब वियोजन होगा तो I का मान 1 से अधिक होगा। और I का मान कब कम होगा, जब संगुणित होगा, संगुणित होने के समय, संगुणित या संगणक, संगुणित के समय। ठीक है, वियोजन होने पर I का मान 1 से अधिक होगा, किससे, 1 से अधिक। और I का मान 1 से कब होगा, जो संगणित होगा। 1 से देखना है चेक, 1 होगा तब बराबर होगा, 1 होने पर क्या होगा, तब सामान्य और समान बराबर हो जाएगा। 1 कब आएगा, जब ये बराबर है तो I का मान क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो एक तो कब होगा, जब वियोजन और संगुणन नहीं होता होगा। लेकिन जब वियोजन होगा तो 1 से मान अधिक हो जाएगा, संगुणित होगा तो 1 से मान कम हो जाएगा। तो संगुणित होने का एग्जाम्पल देख लीजिए। और एक दूसरे फॉर्मेट में I कैसे भी निकालते हैं, I का मान किस वियोजन के लिए और पूर्व वियोजन के लिए कि हमें पता है तो हम उससे भी निकाल सकते हैं। यानी हमने अभी मोलर द्रव्यमान के रूप में निकाला, गणनात्मक और प्रायोगिक अणु संख्या गुणधर्म के रूप में निकाला। यदि हमें अणुओं की संख्या पहले से पता है और कितना वियोजित हो रहे हैं या कितना संयोजित हो रहे हैं, उनका अनुपात से भी हम I का मान निकाल सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको पहले बता दूँ, फिर एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, यानी हम I को ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, कि मान लीजिए शुरुआत में NaCl कितना था, 1 मोल था, वियोजन के बाद क्या हो गया, 2 मोल हो गया। तो I कैसे निकाल सकते हैं, वियोजन, वियोजन या संयोजन, वियोजन और संयोजन को हम संगुणित बोल सकते हैं। संयोजन क्या बोलते हैं, संगुणित, संगुणित, संगुणित होने के बाद अणुओं की संख्या, अणुओं, आयनों, या तो अणु होंगे या तो आयनों, आयनों की संख्या बटे वियोजन, या सिर्फ लिख दीजिए पूर्व में लिए गए अणुओं की संख्या। शुरुआत में पूर्व में लिए गए अणुओं या आयनों की संख्या। शुरुआत में कितना लिए थे आप, आयनों की संख्या, इनका अनुपात भी क्या कहलाता है, क्वांटम फैक्टर कहलाता है। वियोजन के बाद या संयोजन के बाद कितने अणु हैं और पूर्व में, तो I यहाँ NaCl के लिए मान ली कैसे निकालेंगे, I बराबर वियोजन के बाद कितना हो गया, 2, और पहले कितना लिया गया था, 1, तो कितना आ गया, I 2 आ गया। तो I 2 आ गया तो अणु संख्या गुणधर्म में परिवर्तन आ जाएगा ना, जो आप लिए हैं और जो आ रहा है दोनों में बहुत अंतर आ जाएगा। तो इस तरह से I निकाल लेंगे। तो I निकालने के बाद संशोधन कैसे करेंगे अणु संख्या गुणधर्म में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन बीच संयोजन संगुणित वाला एग्जाम्पल दे दें, फिर उस संशोधन वाला आपको करेक्शन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संयोजन कैसे होता है, संयोजन, संगुणित या संयोजन, एसोसिएशन, क्या मैं बोल रहा हूँ, एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं संगुणित, संगुणित। ठीक है, यानी कम होगा I का मान, I का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। कैसे, तो ये है एस्टिक एसिड CH3COH, यदि इसको आप पानी में घोलते हो तो ये वियोजित हो जाता है H+ और H+ के बाद CH3COO- एसीटेट आयन में। तो ये क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। लेकिन हमें समझाने के लिए पानी में लिया हूँ, अब इसकी जगह पर हमें बेंजीन ले लेना है, CH3COOH, और इसको किस में घोल रहे हैं आप, बेंजीन में। तो यहाँ पर क्या होगा, संगुणित हो जाएगा, ये संगुणित
मतलब 2 मोल्स, यदि आप इसके 2 मोल लेते हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे CH3COOH और ये ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, पानी में घोलने पर वियोजन, लेकिन बेंजीन में घोलने पर इस क्या हो जाएगा, संगुणित हो जाएगा, यानी 2 मोल 1 मोल की तरह व्यवहार करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये संगुणित हो जाएगा। यहाँ पर तो आयनाइज हो गया, और यहाँ पर संगुणित कैसे होगा, देखिए मिटा दूँ। यहाँ पर वियोजन समझ में आ रहा है नमक का, और इसको बेंजीन में क्या हो रहा है, संयोजन कैसे हो रहा है उसको समझिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो जानिएगा, ज़रूर जानिएगा, नहीं जानिएगा तो काम नहीं निकल पाएगा आपका। ठीक है, OH ये एक एस्टिक एसिड है, दूसरा एस्टिक एसिड OH। अरे यार गड़बड़ हो जा रहा है, एक कार्बन छूट जा रहा है। CH3 2 कार्बन है ना, C डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड इधर बनाइए, उधर OH बनाइए, इधर डबल बॉन्ड O बनाइए। 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, ठीक है। ये 2 मोल हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड वाला OH को क्या करेगा, आकर्षित करेगा और बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पर OH इसका O इसके साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्या हो गया, अब एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह पानी में बेंजीन में बिहेव करेगा। घोला कितना गया, 2, बिहेव कितना किया, 1। तो यहाँ क्या हुआ, संयोजन। क्यों हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण विलयन में या बेंजीन में जाने पर एस्टिक एसिड एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह व्यवहार कर रहा है। तो मोलैलिटी यानी मोलैलिटी हिंदी में मोललता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मोललता घट जाएगी तो जो डेल्टा TF है या डेल्टा TB है या पराशर दाब है, वो तीनों, या वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है, चारों के चारों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। इस स्थिति में जो आप ले रहे हैं और जो आप प्रायोगिक पा रहे हैं वो दोनों में अंतर आ जाएगा। तो ऐसे असमानता से बचने के लिए वान हाफ कारक की आवश्यकता पड़ी। तो वान हाफ क्या करेगा कि जो असमानता आ रहा है ना वियोजन से या संयोजन से, तो अभी जो आपने देखा निकालने का तरीका उसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर ये चारों में जो आप अणु संख्या गुणधर्म पढ़े हैं ना, ये चारों में I से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें किसमें, ये 4 तो ये आपने पढ़ा है ना कि डेल्टा TF बराबर, तो इसको क्या बोलेंगे, संशोधित अणु संख्या गुणधर्म। कैसे हो जाएगा, तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, P0 माइनस P/P0, यस भी लिख सकते हैं सोल्यूशन के लिए, बराबर क्या लिखे थे, विलेय का मोल अंश। तो इसमें क्या कर दीजिए, I से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। क्या है ये, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, यानी जो घटना था, जो बढ़ना था, I उसको बैलेंस कर देगा। दूसरा क्या है, डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, यह मतलब मोललता, ठीक है। तो यहाँ पर घटने से या बढ़ने से दिक्कत आ रहा था, तो इसको क्या कर दीजिए, यहाँ भी I से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, I से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, क्वथनांक में उन्नयन में सुधार हो जाएगा। जो घटना था, वियोजन हुआ या संयोजन हुआ, वो मेंटेन कर देगा। तीसरा, सब में I से मल्टीप्लाई करना है बस, IKF इंटू M, हिमांक में अवनमन। क्या है ये, हिमांक में अवनमन। और चौथा क्या था, पराशर दाब, पाई बराबर CRT। तो इसमें क्या कर दीजिए, इसमें भी I को जोड़ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पराशर दाब। यानी जो घटाव है, जो बढ़ाव है, वो सारे को I बैलेंस करके मल्टीप्लाई कर देगा और वो सही हो जाएगा, जिसको बोलते हैं संशोधित अणु संख्या गुणधर्म। तो
वियोजन और संयोजन समझ में आया होगा तो आई आ गया होगा, आई आ गया तो आई से ये संशोधित हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको आज बढ़ाया नहीं, मैं पढ़ाता क्या हूँ, मैं बस डिस्कस करता हूँ आपसे कि पराशर दाब दो विलयनों का कैसा है, कम है, ज़्यादा है, बराबर है। बराबर है तो समपराशरी, कम है तो अति अल्प पराशरी, और अधिक है तो अति पराशरी। 3 विलयन ही हो गया, 3 नाम हो गया पराशर दाब के आधार पर। विपरीत पराशर क्या है, पराशर दाब से अधिक दाब लगा दीजिए। किस साइड लगाएंगे, अधिक सांद्रता विलयन की ओर, तो क्या होगा, विलाय के कण किधर जाने लगेंगे, कम सांद्रता विलयन या शुद्ध विलाय की तरफ जाने लगेगा। इस घटना को क्या बोलेंगे, विपरीत पराशर। उपयोग आरओ मशीन में करते हैं। फिर वांटर फैक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ चीज़ें वियोजित हो जाती हैं, कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं। जैसे भी आप देख रहे हैं ना, एसिटिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो गया, एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरफ विलयन में काम करेगा। कब, बेंजीन में, पानी में वियोजित होगा। इसलिए मैं दोनों तरह लिखा था, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऐसे दो लिए और विलयन में कैसा हो गया, एक। तो कैलकुलेशन मान तो 2 रखेंगे ना, लेकिन प्रायोगिक मान कितना, 1 आ रहा है, तो असमानता मतलब गड़बड़ आ जाएगा ना। इसी गड़बड़ को बताने के लिए, सही समझाने करने के लिए आई की आवश्यकता पड़ी। आई को सब चारों में वायु संख्या गुणा कर दीजिए, सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।